So, hello and welcome class 12th. In this video, in this we are going to talk about the point number 5th and basically 6th. So point number 5th पहले बात करते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a conductor is given by sigma upon epsilon naught and n cap is the direction unit vector. So basically it is what to derive this result we have to choose a किसी भी एक सरफेस पे आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करना होगा. छोटा सा एक पॉइंट पी पे ले लीजिए, मान लीजिए जैसा कि आपको फिगर नंबर 2.17 में दिख रहा है. एंड दिस गॉसियन सरफेस इज़ पार्टली इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट. थोड़ा सा अंदर है कंडक्टर के और थोड़ा सा बाहर है. तो ऑब्वियस ही बात है, कंडक्टर के अंदर का जो हमने ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था कि जो फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, बट बाहर जो सरफेस निकला रखा है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, कैसे है? क्योंकि चार्ज जो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, सी लाइक इट हैज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस. ठीक है, डेल्टा एस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया गया विद नेग्लिजिबल हाइट ऑब्वियसली. तो जस्ट इनसाइड द अगर हम सरफेस की बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी ज़ीरो, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 ने बताया था. बट आउटसाइड यानी कि बाहर की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि हमने ये भी पॉइंट देखा था कि जो आपका सरफेस होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होती है बिल्कुल आउटवर्ड या फिर इनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज. अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड. दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल फ्लक्स थ्रू द पिल बॉक्स विल बी ओनली, किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? केवल और केवल फ्लक्स में केवल और केवल आउटर वाले सरफेस का आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा. ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन का अगर रहेगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम क्या कह सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, है ना. पॉजिटिव डेल्टा एस कब? जब आपका चार्ज पॉजिटिव है, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव. सिंस ओवर द स्मॉल एरिया डेल्टा एस ई कैपिटल ई में बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डेल्टा एस आर पैरेलल. क्यों पैरेलल? मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अगर मैं डेल्टा एस की डायरेक्शन की बात करूँ वो भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा बिल्कुल, अगर इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना. और ई भी बाहर है, तो दोनों पैरेलल हुए ना. और एंटी पैरेलल कब होंगे? जब ई इधर की तरफ होगा, नेगेटिव होता तो पैरेलल और एंटी पैरेलल यहाँ पे यही बात कही जा रही है. सो द चार्ज एंक्लोज्ड, अब गॉस लॉ क्या कहता है कि आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो यहाँ पे देखो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज कितना हो जाएगा आपका भाई? अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन चार्ज एंक्लोज विल बी सिग्मा चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा एस, जितने पे वो एरिया है ना. ये आपका टोटल चार्ज एंक्लोज हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा भाई? आपका क्या होता था? चार्ज पर यूनिट एरिया होता था ना आपका. अगर सिग्मा की बात करते थे वो आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता था. अब यहाँ पे एरिया आपका डेल्टा एस है. ठीक है, तो यहाँ पे ए के जगह पे आप डेल्टा एस लिख सकते हो, राइट. तो यहाँ पे डेल्टा एस हो गया, तो डेल्टा एस हो गया यहाँ पे इधर की तरफ. ठीक है, तो क्यू विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस इंटू सिग्मा. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, है ना, कुछ अलग नहीं है. तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पे रखा, इक्वेशन पे रखा, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2.36 यहाँ से मिल गई. इज इट क्लियर? तो ओके, इसी तरीके से आगे भी है. इधर की तरफ डायरेक्शन जाएगा ना ऐसा, ये डेल्टा एस की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो अभी तो ये पैरेलल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होती तो ये एंटी पैरेलल हो जाता. तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है. नाउ सो द चार्ज एंक्लोज बाय द पिल बॉक्स इज गिवन बाय, तो चार्ज एंक्लोज कितना होगा आपका भाई? चार्ज डेंसिटी इंटू जो भी हमारा उसका सरफेस का एरिया होगा. ठीक है, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस. तो गॉस लॉ से हमें क्या पता है? गॉस लॉ हम ये क्या जानते थे? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन. तो चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था गॉस लॉ में. तो चार्ज एंक्लोज कितना हो रहा है आपका? सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? सीधी सी बात है. तो उसको हमने इक्वेशन में पुट करा और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2.36 ये जो रिज़ल्ट है इसका ये आ गया हमारे पास. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज़. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, एक कंडक्टर होता था. ठीक है, अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था तो उसके सरफेस पे होता था, उसके अंदर नहीं जाता था. हमेशा सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था. मैंने पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज दैट यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर एनी सरफेस. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. यहाँ पे क्या है, वी विल
डिसाइड कि कैविटी जो हमारे कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है तो उसके अंदर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगी। पहली चीज़ तो ये है, इसको रीड आउट करते तो मैं समझाते चलूँगा लाइन बाय लाइन। कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी, ठीक है, कैविटी का मतलब एक छोटा सा होल, ठीक है, विथ नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, जहाँ पे कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। A remarkable result is that the electric field inside the cavity is zero। उसका रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैविटी के अंदर है वो ज़ीरो है। वट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी, वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस्ड, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड पे भी नहीं डिपेंड कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, कुछ भी है। वी हैव प्रूव्ड अ सिंपल केस ऑफ दिस रिजल्ट ऑलरेडी, हमने एक सिंपल रिजल्ट प्रूव कर लिया है ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल्स में। वो क्या है आइए वो देखते हैं। वी हैव प्रूव्ड अ सिंपल केस ऑलरेडी, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज जीरो। आपको याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 1 का जो एकदम एंडिंग टॉपिक था, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। एक बार उसको ज़रा गो थ्रू होके आइएगा उस वीडियो को, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल रिजम्बलेंस में मिलेगी। नाउ द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट ऑफ फॉर द शेल मेक्स द यूज़ ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द शेल that you have already seen in chapter number 1, but the vanishing of electric field in the cavity of a conductor is as mentioned above a very general result, ठीक है, उसी का ये एक जनरल रिजल्ट है कैविटी वाला। A related result is that even if the conductor is charged or charges are induced on a neutral conductor by any external field, all the charges reside only on the outer surface of the conductor with the cavity। मतलब कैविटी उसके अंदर होगी भी, बट फिर भी जो चार्ज उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे ही आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन फिगर नंबर 2.18 दैट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर वीडियो आर ओमिटेड हियर, ठीक है। इसका जो रिजल्ट प्रूफ है बेसिकली उसको ओमिट कर दिया गया है, वो हायर क्लासेस में हम देखेंगे, अभी के लिए हम इतनी देखते हैं। बट हमको क्या है, इसका जो इम्प्लीकेशन है, मतलब ये जो एक्चुअली में बताना चाह रहा है उसका रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड आउटसाइड एनी कैविटी इन द कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, यानी कि अंदर कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बाहर कुछ भी हो, अंदर कोई इन्फ्लुएंस उसका नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम शील्डेड वर्ड का यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो कैविटी के अंदर जो फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हो सकता है कि आपसे डेफिनेशन फॉर्म में 1 मार्क में पूछ सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ द इफेक्ट कैन बी मेड यूज़ ऑफ इन प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। तो बहुत इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन करके हम बाहर के जो चीज़ें होती हैं उसके इन्फ्लुएंस से अंदर की डेलिकेट चीज़ को बचा सकते हैं, सेंसिटिव चीज़ को हम बचा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है जो कि डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है हमारे चीज़ों को, जो कि हमने अभी यहाँ पे रीड आउट करी है। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख करके आप लोग एक बार ईजिली पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं तो। ओके, सो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.7, इसको रीड कर लेके बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसको इग्नोर मत किया करिए, इसको ज़रूर पढ़ लिया करिए। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक हमें पढ़ना था आज, दैट इज़ डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो पहली चीज़ पोलराइजेशन क्या होती है। पोलर वर्ड का मतलब आपको पता है, पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब देखो, चार्ज के अंदर पोलैरिटी होती है कि नहीं भाई, चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब क्या है, ये सब पोलैरिटी होती है चार्ज कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक की। ये डाइइलेक्ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है, ये डाइइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है जो कि कंडक्टर नहीं होता, ठीक है, कंडक्टर नहीं होता, लेकिन हाँ इसके अंदर चार्जेस होते हैं, बट ये कंडक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि कंडक्टर कौन बनाता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक के पास सारे आपके जो भी होते हैं चार्जेस बाउंड होते हैं उससे। तो इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, वैसे मैं आपको समझा दूंगा। देखो एक डायग्राम है फिगर नंबर 2.2, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से अच्छा इस डायग्राम को अगर मैं समझा दूंगा तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी, वहाँ पे राइट साइड में आपके जो डायग्राम दिख रहा है फिगर नंबर 2.20 में, उसमें क्या है, एक कंडक्टर का डायग्राम बना हुआ है, एक डाइइलेक्ट्रिक का डायग्राम बना हुआ है। दोनों ही एक तरीके के स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो सिग्मा दिख रहा है दैट इज़ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, फ्री है। देखो कंडक्टर में फ्री लिखा हुआ है,
बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में फ्री नहीं लिखा हुआ है, यानी कि बाउंड है वो, ठीक है। तो फ्री है, कंडक्टर में तो फ्री होता है चार्ज, तो ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आपकी लग रही है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ओके। अब बाहर की कहानी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ़्ट से राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे की ऐसी है। हमारी जो ई नॉट है, हमारी जो ई नॉट वाली है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो ऐसी ही लग रही है। अब इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी तो चार्जेस हैं। अब कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर लेफ़्ट से राइट जा रही है तो इधर कहीं पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इधर आपका नेगेटिव होगा। मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, होगा, बिल्कुल होगा। तो जो कंडक्टर के अंदर के चार्जेस होंगे जो कि सरफेस को लीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विद इन द सरफेस ही हैं, अब वो किसके पास जाना चाहेंगे? अपोजिट के पास जाना चाहेंगे। तो जो उसके अंदर के जितने भी नेगेटिव, कंडक्टर के अंदर के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, वो सारे के सारे लेफ़्ट साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड उनको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एक्सटर्नल में, ठीक है। तो लेफ़्ट के साइड देखो एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे हो गए ना। इसी तरीके से आपका राइट साइड में, क्योंकि डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे, अब आप इजीली जो मैं बोलता जाता हूँ ध्यान से सुनते जाओ। और राइट साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, कंडक्टर के विद इन की बात हो रही है, कंडक्टर के अंदर, ठीक। अब कंडक्टर के अंदर भी एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, करेक्ट, कंडक्टर के अंदर भी एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसकी डायरेक्शन किधर है? अरे भाई, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगी, तो अंदर की तरफ। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और बाहर जो हमारा पहले से एक्सटर्नल वाला था वो लेफ्ट टू राइट था। दोनों ने एक दूसरे को मिल करके कैंसिल आउट कर दिया, तो दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है, यानी कि कोई अंदर कंडक्टर की फील्ड नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि अंदर जो है कंडक्टर के हमारी जो फील्ड होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो ज़ीरो होती है, इवन दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रेजेंट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का क्या केस है। भैया देखो, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, हमारे चार्जेस फ्री नहीं होते। तो जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है ना लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, वो कुछ इस तरीके से होता है कि पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि जो राइट पे चार्ज है वो पूरा का पूरा लेफ़्ट में आ जाएगा, नहीं, वो विद इन चार्जेस कंडक्टर के, मतलब सॉरी, इन डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही, सब्सटेंस के अंदर ही वो थोड़े से अपने शेप को रीअरेंज कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे फिगर नंबर 2.22 में देख पा रहे हो ना। तो अभी इस पे आएंगे, ये क्या है, फिलहाल के लिए डाइलेक्ट्रिक का एक तरीके का आपका डायग्राम बना हुआ है। तो वहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड तो है, चलो ठीक है, लेकिन जो इंटरनल फील्ड आती है वो पूरी की पूरी कैंसिल आउट नहीं करती है बाहर वाले को मिल करके, तो कुछ एक नेट आपका फील्ड जो है रह जाता है, ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। चलो अब रीड आउट करते हैं इस चीज़ को। सो लेट्स रीड इट आउट। Dielectrics are non-conducting substances. In contrast to the conductors, they have no or negligible number of चार्ज कैरियर्स। या तो उनके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, या तो बहुत ही कम अमाउंट में चार्ज कैरियर्स होते हैं। रिकॉल फ्रॉम सेक्शन 2.9, जो कि हमारा कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसको रिकॉल करने की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हम पढ़ के ही आए तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। What happens when a conductor is placed in an external field? तो कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का जो फ्री चार्ज है वो ड्रिफ्ट उस पर लगने लगता है ना, वो ड्रिफ्ट करने लगता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फ्री चार्ज कैरियर्स मूव एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ, इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस चार्ज के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड विद इन द कंडक्टर in the way that the electric field due to the induced charges opposes the electric field within the conductor। तो opposing motion होता है, तभी वो ड्रिफ्ट करता है अंदर का जो भी आपका चार्ज होता है। This happens until एक तरीके का इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन ना हो जाए, ठीक है, जब तक हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। बट ये तो कंडक्टर की बात होगी जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इन अ डाइलेक्ट्रिक दिस फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज़ नॉट पॉसिबल। भाई फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होते, ठीक है, उसके अंदर बाउंड होते हैं सारे। इट टर्न्स आउट दैट द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज कर लेता है या फिर ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर एक तरीके का डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। चलो उसको आगे देखते हैं।
It turns out that the external field induces a dipole moment by stretching or reorienting the molecules of the dielectric. The collective effect of all the molecular dipole moments is net charges on the surface of the dielectric, which produces a field that opposes the external field. समझ में आ रही बात? यानी कि पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं कर रहा, बट हाँ अपोज कर रहा है फील्ड को जो कि एक्सटर्नली है. समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? तो अनलाइक इन अ कंडक्टर, हाउएवर, द अपोजिंग फील्ड इज सो इंड्यूस्ड दैट इट डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड, बट ओनली इट रिड्यूसेस. ऑब्वियसली बात है ना, रिड्यूस कर रहा है, कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है ना. सो द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. मतलब जितना भी ये इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक का नेचर क्या है, किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो. To understand the effect, we need to look at the charge distribution of the dielectric at a molecular level. अब molecular level पे आएंगे, बेसिकली हम इसमें केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं. The molecules of a substance may be polar or non-polar. अब ये पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, क्यों केमिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, फिलहाल फिजिक्स की जो बात है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. तो इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड. तो सेंटर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होता है वो कोइंसाइड करता है. ठीक है. द मॉलिक्यूल देन हैज़ नो परमानेंट डायपोल मोमेंट. तो उस मॉलिक्यूल के पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन लाइक O2 एंड H2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जिनके पास सिमेट्री होती है, जिनके स्ट्रक्चर में सिमेट्री होती है. तो जिनके पास सिमेट्री होती है जिनके स्ट्रक्चर में, उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है. उनके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता क्योंकि वो सिमेट्री कैंसिल आउट कर देती है सबको. ऑन द अदर हैंड, अ पोलर मॉलिक्यूल इज़ द वन इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड. इनका सेम नहीं होता सेंटर, कोइंसाइड नहीं करते, सेपरेट होता है सेंटर. इवन व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, तब भी वो ऐसा बिहेव करते हैं. सच मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है. एन आइकॉनिक मॉलिक्यूल इज़ एज आयनिक, सॉरी मतलब HCl क्या है आपका, आयोनिक है ना, आयनिक बॉन्ड से बनता है, आप जानते हो इस चीज़ को. और द वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो अब आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होगे ना 11th में भी ठीक से, तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक है वहाँ पे. ओके. नाउ राइट साइड में एक डायग्राम बने हुए हैं तो आप उसको देख लो. अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा. In an external electric field, the positive and negative charges of a non-polar molecule are displaced in the opposite direction. देखो मैं फिगर से समझाता हूँ. ठीक है. देखो पहले जो फिगर नंबर A है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना हुआ है, फिगर नंबर B है वो पोलर मॉलिक्यूल का बना हुआ है. तो फिगर नंबर A में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्सटर्नल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो. ठीक है. दोनों ही डाइलेक्ट्रिक हैं, याद रखना इस बात को. कंडक्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म, अभी डाइलेक्ट्रिक की बात है. तो दोनों ही डाइलेक्ट्रिक है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है. इन दोनों के मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन कैसा होता है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ज़ीरो है तब तो ये सिचुएशन है पहली वाली. ठीक है. बट लेफ्ट वाली सिचुएशन, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हुआ, यानी कि कुछ थोड़ी सी वैल्यू हुई उसकी, तब क्या सिचुएशन आएगी. तब की सिचुएशन राइट साइड में बन रखी है आपकी. देख पा रहे हो ना कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया अभी. ठीक है. तो चलो उसको रीड आउट करते हैं. Now, the positive and negative charges of the non-polar molecule are displaced in the opposite directions. The displacement stops when the external force on the constituent charges of the molecule is balanced by the restoring force due to the internal field of the molecule. यानी कि ये तब तक रीओरिएंटेट होता है तब तक उसके अंदर आपका इंटरनली, जब वो अपनी शेप को गेन नहीं कर लेता. ठीक है. ड्यू टू द इंटरनल फील्ड्स इन द मॉलिक्यूल, रिस्टोरिंग फोर्स एक तरीके का लगता है ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए. तो बैलेंस्ड होता है तो राइट साइड वाली सिचुएशन आ जाती है हमारी. द नॉन पोलर मॉलिक्यूल दस डेवलप एन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट. इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यानी कि ओरिएंटेशन की वजह से जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट. ठीक है, जनरेट हुआ. द डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है. तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है. कौन से फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है. ठीक. वी कंसिडर ओनली द सिंपल सिचुएशन व्हेन द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ठीक है. हम सिंपल सिचुएशन को कंसिडर करते हैं जब आपका जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा,
इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, एंड वो होगा आपके फील्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल। जो डायपोल मोमेंट आपका इंड्यूस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी पावर है, ठीक है, कितने स्ट्रेंथ है उसकी, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ये जितना तगड़ा मैग्नीट्यूड उतना तगड़ा डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो द सब्सटेंस फॉर विच दिस एजम्पशंस इज़ ट्रू, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके लिए ये बातें सही हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आ गई बात? तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, तो नाउ यू कैन से सिंपली यू कैन define it. Now, the induced dipole moments of different molecules add up giving a net dipole moment of the dielectric in the presence of an external field. समझ रहे हैं इसको आप? सी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जाना मीन्स आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी भी हो रही है, प्लस आपका बोर्ड एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस पे ही बनता है। तो एनसीईआरटी को अगर एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ रखा है ना, एक एक चीज़, तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन प्लस योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ही, ठीक है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा, अप्रोच मिलती है, क्योंकि फिजिक्स में देयर आर मेनी टॉपिक्स और हर टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट कैन बी मेड ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए आप जितना डिफरेंट तरीके से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे खुद से सॉल्व, तो आपको खुद पता चलेगा कि फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट, एंड जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो न्यूमेरिकल्स का अप्रोच है, वो काफ़ी डिफरेंट है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आता है। कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रट जाती हैं और बहुत सारे अप्रोच मिलते हैं। इसीलिए दैट द वीडियोज़ आई एम सेंडिंग यू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो देख के पता चलेगा कि अप्रोच क्या रखना है हमको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, है ना। हम किधर से स्टार्ट करना है यही नहीं समझ आता, किधर से स्टार्ट करना है। तो वहाँ से आपको कम से कम एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। यू कैन नाउ ईजिली डू वट एवर यू वॉन्ट नाउ। इस तरीके से है आपका यहाँ पे अ डाइलेक्ट्रिक विद अ पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डेवलप्स अ नेट डाइपोल में। यहाँ तो देखो नॉन पोलर के ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने बात करी, अब थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक होता है वो भी एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है, बट उसका रीज़न डिफरेंट होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली। जैसा कि आपको फिगर नंबर अगर मैं मार्क कर दूँ ना, ये मान लो आपका नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है फिगर। तो वैसे समझना, तो फिगर नंबर 3 को अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फिगर है। बट जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो देखो राइट साइड में क्या सिचुएशन आ गई फिगर नंबर 4 पे, है ना। ओके, now so the different permanent dipoles are oriented randomly due to the thermal agitation. So the total dipole moment is 0, ठीक है। total dipole moment 0 है कब? in the absence of field. when an external field is applied, अब जब हम external field apply कर देंगे, the individual dipole moments tend to align with the field, वो field के direction के साथ ही align होना लगेगा। when summed all over all the molecules, जब हम सारे molecules को consider कर लेंगे, then there is a net dipole moment in the direction of the external field. तब उस situation में हमारा एक net dipole moment overall, एक net dipole moment external field की direction में आता हुआ दिखेगा। That is the dielectric is polarized, और इसी को हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हमारा पोलराइज हो गया, ठीक है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट आ गया उसके अंदर तो वो पोलराइज हो गया, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर। तो ये जो पोलराइजेशन किस तरीके से पोलराइज होगा, कितना तगड़ा पोलराइज हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है? 2 फैक्टर्स पे। और देखते हैं क्या क्या फैक्टर है। पहला तो ये है डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, पहली तो डाइपोल की अपनी पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल्स विद द फील्ड, एंड दूसरा जो है फैक्टर दैट इज थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट। देखो समझना इस बात। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड वो क्या चाहती है कि डाइपोल का जो अलाइनमेंट है वो फील्ड के साथ तगड़ा अच्छे से हो जाए, फील्ड की डायरेक्शन में अच्छे से अलाइन हो जाए। लेकिन
जो मॉलिक्यूल के डायपोल के अंदर का जो थर्मल एनर्जी है, उसका मॉलिक्यूल के अंदर की जो बात है, उसके जो अंदर की एनर्जी है उसकी अपनी, वो क्या करेगी, वो उसकी चाहत होगी, मतलब वो चाहेगा कि अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो, अलाइनमेंट सही से ना बैठे। तो ये दोनों ही एक दूसरे में इन एडिशन, देयर में बी इन एडिशन द इंड्यूस्ड डायपोल, तो इन दोनों के कारण एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इफेक्ट एज फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बट जनरली द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अलाइनमेंट की जब बात आ जाती है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नाउ दस दोनों ही केस में वेदर पोलर या फिर नॉन पोलर, अ डाइइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डायपोल मोमेंट। तो दोनों पोलर और नॉन पोलर में किस वजह से नेट डायपोल मोमेंट आता है, वो रीज़न भी अब आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या भला है, उसकी डेफिनेशन छोटी सी है, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज पोलराइजेशन। और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ आ ही गई है। सो पोलराइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर P एंड इट इज़ ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 2.37, दैट इज P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, दिस सिंबल इज नोन एज काय, ठीक है। ये जो x जैसा दिख रहा है ना, इसको x नहीं बोलते, इसको हम काय बोलते हैं, ठीक है, काय, काय E और साथ में आपकी E इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ this chi E is a constant here and it is known as electric susceptibility, ठीक है, electric susceptibility इसको प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से, of a dielectric medium, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ये ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओके, नाउ it is possible to relate this susceptibility to the molecular properties of the substance, but we shall not pursue that here. हम यहाँ पे ये काम नहीं करने वाले हैं। The question is, how does the polarized dielectric modify the original external field inside it? किस तरीके से एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एक मटेरियल की, वो कैसे चेंज होती है। लेट अस कंसीडर फॉर सिंप्लिसिटी अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंसिडर करते हैं जो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ इट्स टू फेसेस, जैसा कि डायग्राम नंबर फिगर नंबर 2.23 में आपको दिख रहा है। द फील्ड कॉजेज अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। तो ये जो फील्ड है एक तरीके का यूनिफॉर्म पोलराइजेशन कॉज कर रहा है। दस एवरी वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, एवरी वॉल्यूम एलिमेंट, यानी कि छोटा सा, अगर हम स्लैब में थोड़ा सा भी टुकड़ा ले लें, वॉल्यूम एलिमेंट को ले लें उसके, हैज़ अ डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक। सो द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V इज मैक्रोस्कोपिकली वेरी स्मॉल बट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स, ठीक है। वो वैसे तो फिजिकली बहुत स्मॉल है, लेकिन उसके अंदर वो मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे। Anywhere inside the dielectric, the volume element delta V has no net charge. इसके अंदर कोई भी net charge नहीं होता। This is because the positive charge of one dipole sits close to the negative charge of the adjacent dipole, ठीक है। इसी के कारण अंदर जो है नेट चार्ज नहीं होता हमारा। आप डायग्राम में भी देखो क्या नेट चार्ज है इसके अंदर, फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो। तो अगर नेट चार्ज निकालने बैठोगे, मतलब कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो ही आना है ना। वैसे ही यहाँ पे भी इसी तरीके से। However, at the surfaces of the dielectric normal to the electric field, there is evidently a net charge density. तो अगर हम edges की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी हमारी आज देखने को हमको मिलती है, एज सीन इन फिगर नंबर 2.23, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। सिग्मा P एंड माइनस सिग्मा P आपको दिख रहा होगा, राइट। नाउ अगर हम एजेस की बात करते हैं, बिल्कुल किनारों की बात करते हैं, क्योंकि चार्ज बिल्कुल से एक्यूमुलेटेड है, तो उधर एक चार्ज डेंसिटी हमारी जनरेट हो जाती है। नाउ द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल रिमेन अनन्यूट्रलाइज्ड एट द राइट सरफेस एंड द नेगेटिव एंड एट द लेफ्ट सरफेस, ठीक है। तो राइट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव चार्ज है, वो अनन्यूट्रलाइज्ड, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते और थोड़े से बच जाते हैं, उसके कारण चार्ज डेंसिटी जनरेट हो जाती है। द अनबैलेंस चार्ज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये जो आपका चार्ज आया हुआ है यहाँ पे इंड्यूस हुआ है,
चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो दस द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू द टू चार्ज सरफेस। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का वाला डायग्राम याद होगा आपको। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है किसकी तरह बिहेव कर रहा है कि एक ऐसा पैरेलल सा एक ऐसी शीट है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर की तरफ ही नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे ही तो बिहेव कर रहा है ये, है ना। ना अब पॉजिटिव वाले के पास सिग्मा पी है, पॉजिटिव सिग्मा पी, और नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव सिग्मा पी है। सही है, सिंपल है। क्लियरली द फील्ड प्रोड्यूस बाय दीज सर्फेसेस चार्ज अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो अपोज तो कर रहे हैं ना एक्सटर्नल फील्ड को, क्योंकि अगर हम यहाँ अंदर की बात करें तो अंदर की जो फील्ड की डायरेक्शन आनी चाहिए ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटीज़, वो ऐसी आएगी, है ना, राइट टू लेफ्ट। लेकिन एक्सटर्नल हमारी कहाँ पे है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। देखो एक्सटर्नल तो हमारी ऐसी जा रही है, तो अपोज तो कर रहा है ना एक दूसरे को। सो द टोटल फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज देयर बाय रिड्यूस्ड फ्रॉम द केस व्हेन, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता उसके कंपैरिजन में हमारा जो अब जो है फील्ड जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको पॉइंट नोट कर देना है। इज इट क्लियर? ओके, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, थोड़े बहुत उसके डेरिवेशंस हैं, और इसी के साथ फिर हम देखेंगे इनको हम कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे याद है रेजिस्टेंस को कंबाइन करते थे, वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस है ना वैसा ही कुछ कैपेसिटर भी होता है। थोड़ा सा नया है बट सिमिलर है, मतलब कॉन्सेप्ट जो बेसिक जो कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज़ सेम, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हाँ बट यहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था वो इसमें रिवर्स है, मतलब पैरेलल के लिए वो यूज़ करते हैं सीरीज़ वाला और सीरीज़ के लिए पैरेलल वाला। तो रेजिस्टेंस से कैपेसिटर बिल्कुल उल्टा होता है हर चीज़ में। फिर उसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और ये हम पढ़ करके हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो एक और टॉपिक होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि हम ओमिट करेंगे यहाँ पे, उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में। फिलहाल के लिए आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, 2 कंप्लीट हो जाएगा, साथ के साथ ही मैं आपका चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म कर चुका हूँ। 5 का चैप्टर बहुत ही छोटा है, वो अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में है, वो एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने बना करके वीडियो आपको ऑलरेडी भेज दिया था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बिल्कुल अलग टाइप का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसके भी केवल लास्ट के 2 ही टॉपिक बच रहे थे। तो आपके चैप्टर नंबर 1, 2 इस तरीके से, फिर चैप्टर नंबर 5 और 6 ये ओवर हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो थोड़ा सा क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी उससे रिलेट करता हुआ है, तो वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 4, और इस तरीके से हमारे ये जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हैं हमारे कवर हो जाएंगे। तो पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग को भी थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। तो अपने एकेडमिक्स या फिर अपने परफॉर्मेंस जो भी आपका है, कैसा बिहेवियर आप रख रहे हैं, कैसा क्या रख रहे हैं, वो बहुत कुछ मैटर करता है आपके वर्क कंप्लीशन एंड ऑल में। नहीं करते हैं इट्स अप टू यू, बट नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की। ओके सो उसकी हम बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 2.1